नमस्कार मित्रों, बातों बातों में की आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 135वां भाग है और हमारे साथ बात करने एक बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रसिद्ध और विशेष तौर पर इस समय बहुत पसंद किए जा रहे, चर्चा में, सुर्खियों में हैं कलाकार श्री चंदन राय सान्याल बातचीत के लिए पधार रहे हैं। लगभग 15 वर्षों के अपने निरंतर चलने वाले करियर में हिंदी और बंगाली फिल्मों में उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई है और अपने किरदारों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया है, देखने वालों को प्रभावित किया है और कहीं ना कहीं याद रह गए। आश्रम एक ऐसी सीरीज है जो हमारे समय के सिनेमा के यथार्थवादी सिनेमा आंदोलन के एक बड़े फिल्मकार प्रकाश झा की बनाई हुई श्रृंखला है, जिसमें चंदन राय सान्याल ने बॉबी देओल के साथ उनके लेफ्ट हैंडर यानी बाएं हाथ, उनके राजदार, उनके हर अच्छे बुरे के साथी और एक तरह से फिल्म के केंद्रीय पात्र का जो एक पूरा साम्राज्य है, एक पूरा चरित्र है, उसको स्थापित करने में जो एक मस्तिष्क का रोल होता है, भूमिका होती है, जिसे चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य की वो भूमिका इन्होंने अदा की है। इस भूमिका को जितने कूल ढंग से, जितने सहज ढंग से निभाते हैं, वो देख के आश्चर्य होता है। बहुत निजी रूप से कहूँ तो मुझे उनका कॉन्फिडेंस फिल्म कांची के समय भी भाया था, जब सुभाष घई की यह फिल्म आई थी और उसमें उनका एक रोल बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण था जो लगातार आरंभ से शुरू होता और अंत तक चलता है। और सुभाष घई जैसे फिल्मकार किसी भी कलाकार को इतनी बड़ी भूमिका दें, या मानना चाहिए कि जरूर उस कलाकार में कोई बात है। मैं निजी रूप से तभी से उनका प्रशंसक हूँ और लगातार उनके अच्छे काम को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, करता हूँ। उन्होंने विशाल भारद्वाज के साथ काम किया कमीने फिल्म में, उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ सारंगी बसंती में काम किया, उन्होंने इम्तियाज अली के साथ जब हैरी मेट सेजल में काम किया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने किए और इस समय आश्रम के माध्यम से वो लगभग हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे पूरे चेतना में छाए हुए हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं जो इस समय हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारा एक तरीका है, वैसे तो ये कार्यक्रम रात शाम को 7 बजे प्रसारित होता, लेकिन चंदन जी की शाम की अपनी व्यस्तताएं हैं, तो उन्होंने ये अनुरोध किया कि अगर इसको पहले रख लिया जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। और इस तरह से हम 5 बजे इस कार्यक्रम को रख रहे हैं और थोड़ी देर में वो आते होंगे, हम उनको जोड़ लेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का स्वागत है जो इस समय आते जा रहे हैं। आपको जब तक चंदन जी आते हैं तब तक मैं अपने मित्रों से ये भी साझा करना चाहूँगा कि ये सभी बातचीत यूट्यूब के हमारे चैनल में सुरक्षित रहती हैं, वहाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा IGTV में भी इंस्टाग्राम का जो दूसरा चैप्टर है उसमें ये सब बातचीत संग्रहित रहती है। इन बातचीत को कभी भी आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है, जो इस समय उपस्थित नहीं रह पाए हों या नहीं शेड्यूल में शामिल हो पाए हों, वे आगे भी इसको देख सकते हैं। अक्टूबर के महीने से हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और रीऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और हम प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने कार्यक्रम के साथ उपस्थित रहा करेंगे। कार्यक्रम इसी प्रकार बातों बातों में चलता रहेगा। इसको एक धारा, एक गति, एक प्रवाह जो आप सबसे मिला है वो जारी रहेगा। आशा है आप लोग सब इसी तरह जुड़े रहेंगे और इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते रहेंगे। हम चंदन जी का इंतज़ार करते हैं।
आते ही होंगे। वो जैसे ही आएंगे हमको सूचना हो जाएगी, हम उनको जोड़ लेंगे और उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। इस बीच आश्रम के सारे भागों को हमारे देश के लाखों करोड़ों दर्शकों ने देख डाला है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं विभिन्न माध्यमों में दर्ज कराई हैं और इसके दूसरे सीज़न की तैयारी शुरू हो रही है जो साल के अंत में आएगा। और उसी वक्त इस कहानी का पूरा रहस्य पूर्ण होगा और रहस्य क्या है वो हम तभी जान पाएंगे। प्रकाश झा एक सूक्ष्म दृष्टि वाले निर्देशक हैं, फिल्मकार हैं, जिन्होंने सिनेमा को अपनी तरह से बर्ताव किया है। 80 के दशक में, 70 से 80 के दशक में जब समानांतर सिनेमा आंदोलन के रूप में एक नया सिनेमा हमारे बीच उपस्थित हुआ, परिचित हुआ, उस वक्त श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, केतन मेहता, सुधीर मिश्रा, महिला फिल्मकारों में विजया मेहता, सई परांजपे, अपर्णा सेन, कल्पना लाजमी के साथ प्रकाश झा भी परिचित हुए थे और उन्होंने दामूल जैसी फिल्म बनाकर अपनी एक पहचान को स्थापित किया था। बाद में उन्होंने हिपी हुर्रे, मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, आरक्षण, राजनीति ऐसी बहुत सी फिल्में बनाई और कुछ अंतराल के बाद एक परीक्षा और आश्रम से वे फिर हमारे बीच चर्चा में आए। चंदन भाई आ गए हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूं और हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चंदन भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज, देख जी, पा रहे हैं? आप सुन देख पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। इस समय आप अयोध्या में हो या बम्बई में? नहीं नहीं, अभी तो बम्बई में ही हूँ मैं। अयोध्या में तो था मैं जब शूट चल रही थी। अच्छा अच्छा। इसका जो दूसरे सीजन की तैयारी हो चुकी है? नहीं, अभी तैयारी नहीं हुई, अभी थोड़ा टाइम है, अभी अच्छा शूट अच्छा। की हम टाइम है थोड़ा। लेकिन आप देखिए कि लगातार 9 भाग से जो हर एक को इतनी जिज्ञासा और कौतूहल जगा दिया है, तो अब लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से इसका आगे का हिस्सा जी भी देखने को मिले। जी जी, कोशिश तो यही है, लेकिन अभी झा साहब डिसाइड करेंगे कब होगा वगैरह वगैरह सब। हम्म। कैसा लग रहा है इस पूरे इस आश्रम को एंजॉय करते हुए और इसके वातावरण को, आपको मिलने वाली खूब चर्चा सुर्खियों को एंजॉय करते हुए? अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है अभिनेता जब आप काम को सराहा सराहा जाता है, आपको वाहवाही मिलती है काम के लिए, अच्छा लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा मैं अफेक्ट नहीं होना चाहता हूँ, ऐसा कहूँगा, ताकि आगे भी काम इसी तरह से सहजता से कर सकूँ मैं। कोशिश यही रहेगी हम्म। मेरी। बट ऑफ कोर्स थैंक्स टू द ऑडियंस, दर्शकों का, कि लोगों ने मुझे इतना सराहा और अभी भी लोग देख रहे हैं। हर दूसरे मिनट एक ना एक मैसेज आता है मेरे को, और ये मतलब आग की लपटों की तरह बढ़ता ही जा रहा है आश्रम का जो प्रकोप है। हाँ, ये इस पूरे वातावरण में जो कोरोना काल में जो दर्शक हमारा बंद कर छटपटा रहा था, उसको लगभग ऐसी एक खुराक मिल गई है कि जिसको प्राप्त करके उसको बहुत ही एनर्जी फील हो रही है और वो लगातार कुछ ना कुछ रिएक्ट करना चाहता है। जी जी, शुक्रिया। चंदन भाई, मैंने आपको कांची में जब सबसे पहले देखा था, तो मैं उस समय लगातार इस बात को लेकर चिंतन में था कि एक ऐसे कलाकार जो फिल्म शुरू होने के दृश्य पहले से मौजूद हैं लगातार, जी और उसके बावजूद भी मैंने देखा कि आप इतने हमेशा
लो प्रोफाइल में रह के अपने काम पर बिलीव करने वाले इतना सारा टैलेंट आप अर्जित करके इतने संयत कैसे रह पाते, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये इस पे मेरे गुरुओं की देन है ये, जो मेरे गुरु रहे हैं। हबीब तनवीर साहब हैं जो आपके भोपाल से ही हैं, हाँ हाँ। और आलिक पदमसी हैं, टिम सफल हैं। तो जी ये जी। सब जो मेरे गुरु रहे हैं, जिनके साथ मैंने बेसिकली अभिनय की शिक्षा ली है, उनके साथ काम जी करके रह के छोटे छोटे जगहों पे जाके घूम के देख के दूसरे जी। जी जितने कलाकार जो शायद नामचीन ना हो, लेकिन काम में बहुत माहिर रहने वाले जो लोग हैं, जो बहुत अच्छा अभिनेता हैं हर उम्र के, उनके साथ हाँ रह हाँ। के देख के ये सीखा है कि जैसे मुझे याद है, हबीब साहब के कंपनी में एक एक्टर थे, उनका नाम था गोविंद बाबा। गोविंद उनको निर्मलकर जी। जी, उनका हम गोविंद बाबा बोलते थे। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे याद है, लाला शौहरत राय का शो हो रहा था, वो एक फ्रेंच प्ले है मॉलियर का। जी जी। उसके शो में जब उनको बहुत, मतलब लोग पागल हो जाते थे उनका परफॉर्मेंस देख के, मैंने देखा है। छोटे छोटे हाँ शहरों में जब नाटक होता था तो लोग यूज्ड टू गो क्रेजी। तो लेकिन हाँ। मैं देखता नहीं था कि उनके शिकन भी पड़ती थी उनके काम, जब वो शो होता था। इतना बड़ा फ्रेंच प्ले और उसको समझना, एक देसी अनपढ़ जो हैं, वो एक छोटे से शहर छत्तीसगढ़ से हैं, और इतने बड़े प्ले को समझना मॉलियर के, और उसको इतने सहजता से कर लेना। और जब जनता हम्म। उसको उमड़ पड़ रही है वो परफॉर्मेंस देख के, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो बोलते थे कि यार मैं नहीं जाता इन सब चीज़ों में, जिसको आना होगा खुद आएगा मेरे पास। ये है उनका एक गुरूर भी था उनका। लेकिन ये मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रह गई कि ये सब छोटी चीज़ें हैं, और काम सही रहना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से काम बहुत अफेक्ट होता है, बहुत कई बार प्रदूषित भी हो जाता है। कुछ ज़्यादा अगर आपने वाहवाही लूटने में ज़्यादा मस्त मगन हो गए तो हम्म। हाथ से जो है कमान निकल जाती है। ये हबीब साहब की आपने बात की, उनके लगभग उनका मैं बहुत मुरीद रहा हूँ। और आपने जिस तरह से गोविंद बाबा की बात की, एक जी, आपको भुलवा राम भी याद होंगे, वो उनका मैं बड़ा बिल्कुल। प्रशंसक था। बिल्कुल भुलवा जो दादा थे, वो दीपक भी। तिवारी थे, पूनम तिवारी थे, हाँ। पूनम। और पूनम। बेला तिवारी उनकी बेटी, सब हाँ। तो ये लोग सचमुच में मतलब मंच पर आके इतने असाधारण हो जाते थे। जी, और उसके बाहर आप कैसे भी उनसे बात कर रहे हो तो लगता नहीं था कि ये क्या जादू इनके भीतर छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये एक सब पूरे इन लोगों के नाटक। साथ रह के मैं एक्चुअली ये सब अ, सीखा है। आगरा बाजार वगैरह में भी आपने काम, इनके साथ हबीब साहब के साथ कौन कौन सी फिल्म में काम किया आपने? मैंने उनके साथ किया था मुजा राक्षस, अच्छा अच्छा। जिस लाहौर ने वेख्या और जन्मे नहीं, और हाँ लाला हाँ। शौहरत राय। लाला शौहरत राय और जिस लाहौर में मैं छोटे छोटे किरदार करता था, मतलब जी भीड़ जी। में क्राउड का सीन करता था। और मुद्रा जी राक्षस जी। में उन्होंने मुझे एक बड़ा रोल दिया था, मलय केतु का, हम्म। चाणक्य का जो, मुद्रा। हाँ, जो चाणक्य उसके पिताजी को मरवा देता है, और ये चाणक्य से मलय केतु जो है वो सोचता है कि मैं अब इससे मुझे बदला लेना है चाणक्य से, तो वो वाला रोल था। तो 19 साल की उम्र राम में पहला रोल मैंने किया था वो। रामचंद्र थे उसमें, जी, चाणक्य का रोल किया था। ये सब ब्रिजमोहन जी थे, वास्तव। जो आई थिंक शहनाई बजाते थे और हारमोनियम भी बजाते हम्म। थे, तो ये सब थे, देवीलाल थे। देवीलाल नाग। जी, तो ये सारे इनके साथ रहकर, मैं 17-18 साल का था जब इनके साथ जुड़ा था मैं। और वो 3 साल मेरे लिए बहुत ही एक थिएटर स्कूल की तरह था, फिल्म एक्टिंग स्कूल की तरह। छोटे छोटे गांव में हम्म जाना, सागर, सीहोर, जबलपुर, और बस हम्म। के ऊपर वो सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह जाना। और मैंने देखा है लोग छोटे छोटे शहरों में जब हबीब साहब का नाटक होता था तो भीड़ होती थी हम्म। बहुत, मतलब लोग हाँ 700 800 600 लोग आते थे, और भर भर के लोग देखते थे, मतलब इतना फेमस। और उस टाइम पे ऐसे डिजिटल तो था नहीं। मैं हाँ लेट 90s की बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था, हाँ। जी। 2000 2001। तब मतलब लोग बस पता कर लेते थे, वो साइकिल पे वो अनाउंसमेंट होता था,
रिक्शा में बैठ के हाँ लाउड स्पीकर लगा के कि हबीब साहब का हाँ नया प्ले मौलियर का लाला शौहरत राय आज शाम को देखिए सर्किट हाउस पे वगैरह वगैरह। तो हम लोग स्टेज खुद ही साफ करते थे। हाँ और हाँ। फिर तो बहुत मजेदार था वो सब। लकी था कि मुझे उनके साथ 3 साल रहने का मौका मिला। तो आप ये सब उस समय दिल्ली में ही रहते थे जब ये सब दिल्ली मैंने, गतिविधियां हाँ आप मैंने जो। कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन कॉलेज में जाता नहीं था, मैं भोपाल में ही रहता था। सिर्फ एग्जाम देने जाता था मैं साल के अंत में। हाँ हाँ। मैथमेटिक्स की पढ़ाई करके फिर आप अभिनय में चले आए। कोई जी। था बचपन से कुछ मन में रहा कि इस अभिनय करना है, अभिनय में रुचि है? अभिनय में रुचि थी क्योंकि मेरे घर में लोग बहुत आर्ट और कल्चर के तरफ काफी समर्पित थे लोग। तो बचपन से हाँ हमको सतीश रे और ऋत्विक घटक और मृणाल सेन ये सब, तपन सिन्हा, ये सब हाँ फिल्में देखने को मिलती थी बचपन से ही। तो मेरे हाँ जो हाँ माँ का परिवार था, मेरे जो जितने भी हाँ सबको हेलो, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ध्यान नहीं दे रहा, हाँ ऐसा नहीं है। वो सब मैसेज जो कर रहे हैं, सब बने रहिए, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ सुनील जी के साथ। तो सॉरी मैं बीच में आप लोगों को, ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो सबको नमस्कार। बस तो मेरे जितने परिवार में मेरे मेरे मामा जो थे, मेरे 3 मामा थे, हाँ हाँ। वो तीनों बहुत कल्चरली बहुत इंक्लाइंड थे। मतलब एक मेरे मामा जी थे, बड़े मामा जी, वो किताबें बेचते थे। जी उनका जी। एक बुक स्टोर था जिसमें मैं उनको असिस्ट करता था। मतलब मेरा काम होता था शाम को स्कूल के बाद उनके दुकान पे जाके, हाँ हाँ एक तरह से मैं उनके पास नौकरी करता था। मुझे थोड़ा पॉकेट मनी हाँ देते थे, और रोज दुकान खोलना, साफ सफाई, और रजिस्टर मेंटेन करना कि लोग किराए पे सब कहानियों की किताब ले लेके जाते थे, इंग्लिश हिंदी हर तरह की किताबें, वो सब मैं उसका रजिस्टर मेंटेन करता था। जो नई हम्म, मैगजीन्स आती थी रोज सुबह मैं जाता था वो खरीदने, माल नया लेने, पुराना माल वापस करने जो किताबें बिकती नहीं थी। तो ये सब मैं हाँ स्कूल के दौरान उनके साथ करता था। तो मुझे काफी उन्होंने लिटरेचर की तरफ धकेल दिया था मेरे को। और हाँ हाँ। मैं मतलब अच्छा, रिप्लाई करते रहो, बात होती रहेगी। अरे भैया टाइम खत्म हो हाँ। जाएगा। इससे- तो हाँ वो तो- लिटरेचर उनकी देन थी। फिर मेरे जो मजले मामा थे, वो मुझे फिल्में दिखाने हाँ ले जाते थे। वो हाँ वो मंडे वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, सोमवार में छुट्टी होती थी, उनके साथ साइकिल पे बैठ के मैं फिल्म देखने जाता था। और जो मेरे सबसे छोटे मामा जी थे, वो मुझे म्यूजिक सुनाते थे, नए नए कैसेट लाना, रिकॉर्ड प्लेयर में वो रिकॉर्ड लाना, बॉनी हम्म, एम और एबा और अंग्रेजी गाने और वेस्टर्न म्यूजिक। तो ये सब मैं बचपन से काफी मुझे सुनने को मौका मिलता था। लेकिन एक्टिंग करूंगा ये नहीं कभी सोचा था। मैं हाँ बस स्कूल में और दुर्गा पूजा में एक्टिंग जी जी। करता था मैं। मतलब जैसे होता है बंगाली परिवारों में, जब दुर्गा पूजा होती है तो हाँ आप वो एमेचर नाटक वो करते हैं। तो मैं वो वो दुर्गा बहुत पूजा में नाटक वगैरह करता था। बहुत सांस्कृतिक वातावरण हो जाता है उस समय, और उसको एक जी जी जी। और तो ये सब करते मंदिर। कराते मैं बस पहुंचा हूँ। और तो कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग करूंगा बस, लेकिन ये सब एक मेरा अनफॉर्मल ट्रेनिंग चलते रहा मेरा। हाँ या और ये सीरियसली जो फिर गुरु मिले आपने बताया, जैसे हबीब साहब और पदम सिंह जी का आपने जो नाम दिया, जी। तो ये इनसे जुड़ना फिर आपको एक विधिवत, गीतिका त्यागी जी भी ज्वाइन हुई जो कोई बॉबी के साथ ईयर ऑफ 83 में काम किया जिन्होंने, हाँ जी, इनकी हाय गीतिका। तो ये इससे एक कंटिन्यूटी फिर बनी आगे। लेकिन थिएटर की हाँ शिक्षा आपको बहुत काम आई होगी इधर। हाँ, और एक्चुअली मैं थिएटर भी जब कर रहा था, मैंने ये नहीं इसलिए थिएटर नहीं किया था कि मैं मुझे एक दिन बहुत बड़ा मूवी स्टार बनना है, या इस अभिनय सीख के मैं एक अभिनय मैं ये मुझे चीजें समझ में नहीं आती। हमारे देश में लोग इतनी आवाज करके क्यों जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक साइलेंसर क्यों निकाल लेते हैं अपने स्कूटर बाइक का, शोर शराबा, जबकि आपको ना एनीवे सो। हाँ जी। बचपन में हम लोग भी करते थे, अपनी साइकिल में पीछे एक डब्बा बांध देते थे, हाँ, वो आवाज उसमें एक करने के लिए। रस्सी। हाँ
अट्रैक्शन का है, पर वो हाँ नहीं वो, लेकिन वो हम भी करते थे जब वो टायर घुमाना उसमें पटर पटर आवाज आती थी। लेकिन ये तो मतलब आप मोहल्ले के बीच में से धन धनाते हुए आवाज करते हुए हाँ जा रहे हैं तो। हाँ, वो भी आकर्षण है इसके पीछे। हाँ, बट एनीवेज, तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, वही, सवाल आपने। वो सीरियसली थिएटर से कैसे जुड़े हाँ, तो मैं फिल्मों में? अभिनय कर रहा था, लेकिन अभिनय इसलिए मैंने नहीं किया था कि कभी मैं बहुत बड़ा ऐसे फिल्मों में नाम कमाने के लिए अभिनय सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मैं अभिनय में बहुत रुचि थी, जो अभी भी है। और हाँ। इसलिए मैं अभिनय अभी भी सीख ही रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी और अच्छा कर सकता हूँ। जो चीज़ मैं 9 साल पहले करता था, अभी उससे मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ और ज़्यादा बहुत अच्छा एक्टर बन गया हूँ। और आप शायद 10 साल बाद मुझे मेरा काम देखेंगे, शायद और रिफाइंड और उससे कुरकुरापन होगा मेरे अभिनय में। तो मैं बस, वो अभिनय से मुझे प्यार है। मैं अभिनय सीखने का बहुत बड़ा पागल हूँ मैं। मुझे अभिनय रोज रोज नई चीजें देखना सीखना मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा। मैं कई बार ये देखता हूँ, जैसे आपने अभी आश्रम में तो खैर आपने अपनी क्षमता का सर्वस्व प्रदर्शित कर दिया है। जी। मैं पूरी एक एक चेष्टा, क्योंकि अब भाई जी से ही मेरा एक अपनापन रहा है लगभग मृत्युदंड के समय से। और जी। वो लगातार भोपाल में आके उन्होंने बहुत सारा काम भी किया। जी। और हमेशा उनसे मेरा एक करार रहा है कि जब वो सब महीने 2 महीने अपने सारे कामों से फ्री होते थे, तो अंत में फिर मुझे एक लंबा इंटरव्यू देते थे। जी। उसमें फिर कोई व्यवधान नहीं होता था, तो अपने खुलकर बात करते थे। जी। उनकी पूरी मैं एक दृष्टि को देखता हूँ। एक तरफ सुभाष घई जैसे व्यक्ति, उनका एक अपना तरीका है फिल्म बनाने का। जी। और जिस तरह से उनको भारतीय सिनेमा का शोमेन, राज कपूर के बाद दूसरा शोमेन कहा जाता है, हम्म। दोनों के साथ आपने काम किया। इसके अलावा इम्तियाज अली के साथ आपने काम किया, विशाल भारद्वाज के साथ आपने काम किया, जी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ आपने काम किया। ये सारे लीजेंड पर्सन हैं। जी। इन सबके साथ काम करते करते सब आपको अलग अलग तजुर्बे रहे होंगे। जी। और बिल्कुल। निश्चित निश्चित रूप से ये आपके भीतर के अभिनेता को और तराशने में कहीं ना कहीं इन सबके योगदान होंगे, छोटे छोटे बिल्कुल बिल्कुल, कुछ। हर एक अब जो भी मेरे डायरेक्टर रहे हैं, रंग दे जिनके बसंती के बारे में बताएं। रंग दे बसंती एक्चुअली मैंने की थी जब मैं बहुत छोटा था तब। और मैं नया जी नया जी। बॉम्बे आया ही था, और मैं नाटकों से बॉम्बे के रंगमंच से जुड़ा ही था मैं। हाँ और हाँ। मैं दवा के उस टाइम थिएटर कर रहा था। मेरी अपनी एक थिएटर कंपनी है प्रोसिनियम करके, उसमें मैं नाटक वगैरह कर रहा था। मैं नाटक डायरेक्ट करता था, एक्ट करता था। और बेसिकली मैं हाँ। बहुत घुसा हुआ था मैं थिएटर में उस टाइम पे। जी और जी। अभिनय में मतलब आई वाज लाइक नेक डीप। उस टाइम पे रंग बसंती के ऑडिशंस चल रहे थे, और किसी ने बताया ऑडिशन चल रहे हैं, जाओ दे आओ। तो मैं जाके दे के आ गया, फिर मुझे बुलाया गया। फिर मेरा लुक टेस्ट हुआ महबूब स्टूडियो में, और फिर मेरा हो गया। तो उसमें बोला कि आप एक क्रांतिकारी है का रोल है, अ, हम्म। बटुकेश्वर दत्त का, जो बम बटुकेश्वर बना। दत्त जी। हाँ, जो बटुकेश्वर दत्त जो बम बनाता है उस असेंबली में हाँ फेंकने वाला। तो वो रोल हाँ, आप भगत करेंगे सिंह तो के साथ। मालूम। हाँ। तो हालांकि फाइनल फिल्म में मेरा रोल उतना बचा नहीं, सब कट गया। लेकिन हाँ वो हाँ। जो 2 महीने मैंने बिताए सेट पे, ये सब जितने भी दिग्गज कलाकार हैं, आमिर खान और वहीदा रहमान, अतुल हम्म कुलकर्णी, एम के रैना, ए आर रहमान हम्म का म्यूजिक बज रहा है सेट पे, और हम्म विनोद प्रधान कैमरा कर रहे हैं। हम्म। ये सब देखने मिला मुझे बहुत करीब से। तो पहली बार मुझे मतलब फिल्म जो एज अ क्राफ्ट, क्योंकि मैं तो थिएटर से जुड़ा था, जी फिल्म जी। एज अ क्राफ्ट मुझे सीखने मिला वो फिल्म करते हुए मुझे। तो वो मेरे लिए एक्चुअली एक स्कूल लर्निंग प्रोसेस की तरह था वो पूरा। अच्छा, ये भी बड़ा विचित्र है जो आपने कहा ना कि वो रोल ज्यादा रह नहीं गया, लेकिन फिर जी। भी जितनी मेहनत निर्देशक ने करा ली, वो भी एक स्कूलिंग ही कह सकते हैं उसको आप अपनी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेहरा साहब कैसे शॉट लेते हैं, उनका स्क्रिप्ट पे वो कैसे काम करते हैं, अ, वो सब सीखने हैं मुझे, देखने मिला। पहली बार समझ रहा था मैं कि कैसे होता है फिल्म मेकिंग, क्या हम्म, चीज़ है। और तब तक तो मेहरा साहब अच्छी अच्छी फिल्में और बड़ी बड़ी बना चुके थे, अक्स वगैरह बना चुके थे। जी और जी। उसके बाद तो खैर मेहरा साहब तो बहुत बड़े वैसे ही निर्देशक हैं। हाँ, ये सुभाष घई जी, इनका एक अपना दृष्टिकोण है। हम्म। और हालांकि ये
मुझे हमेशा लगा कि भव्यता को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, स्क्रिप्ट को लेके इनका एक अपना परिश्रम रहता है, लेकिन उस समय शायद ये सुनने में आता था कि कांची की स्क्रिप्ट जो थी वो सेट पर ही लगभग लिखी जाती थी, ऐसा कुछ था क्या? एक्चुअली सुभाष जी काम करने का तरीका हमेशा से वैसा ही रहा है। वो बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं सेट पे। वो हाँ हाँ अ, उनका तैयारी ऐसी रहती है कि वो नई नई चीजें उस टाइम ढूंढते रहते हैं। कैमरा, मैंने देखा है, बहुत क्रिएटिव है वो, मतलब भाई साहब। नई नई चीजें हाँ क्रिएट करना, सीन वहीं बैठे बैठे 2-4 पन्नों का सीन लिख देना खुद ही, हाँ कलम लेके। और सेट डिजाइन, एक एक गमला हटवाना लगवाना, उनके उनके दिमाग में जो फिल्म है ना, वो सिर्फ उनके दिमाग में ही होती थी वो फिल्म। और ये आई थिंक वो उनका क्लासिकल फिल्म मेकिंग जो है, और उनका ऐसा ही है, मैंने सुना है वो जब उन्होंने या तो राम लखन भी बनाई हो या कर्मा बनाई हो या जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई, उन्होंने ऐसे ही बनाई है जो। तो वो अगेन, मैंने सुभाष जी के साथ वो काम करना भी मेरे लिए ऐसे ही था कि उनके साथ ये सीखने, ये सब देखने को मिला पास से मौका कि कैसे वो फिल्में बनाते थे इस तरह बड़ी बड़ी। तो कर्ज है या कर्मा है या विधाता है। उसका किरदार आप तक कैसे आया? बहुत किरदार, इम्पोर्टेंट किरदार था। हाँ वो किरदार बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत मजेदार था। हाँ, क्या बढ़िया डांस वांस भी किया आपने। या उस फिल्म में एक्चुअली, वो फिल्म काफी लोगों ने देखी नहीं और वो उतनी फिल्म चली भी नहीं, लेकिन वो फिल्म अभी नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो, मतलब मेरे जो जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हाँ सबको हाँ, जपनाम सबको देखना जपनाम चाहिए। सबको। जी जी। तो ये सबको कह रहा सब था कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे, मेरी काफी फिल्में हैं तो उसमें से एक फिल्म ये भी है, कांची। तो कांची जरूर उसमें, देखना चाहिए। और जी मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी क्षमता का उस पर भी सर्वस्व उभर के सामने आया। जी, वो रोल एक्चुअली घई साहब ने सोचा था कि राम लखन में जो लखन का किरदार था उसके ऊपर काफी वो मॉडल किया गया था रोल। मतलब हाँ करप्ट इंस्पेक्टर है, अय्याश है, उनको हाँ। अच्छी अच्छी जिंदगी जीने का एक है, तो वो सब चीजें वहां से ली गई थी, जो अनिल कपूर साहब का हम्म। रोल था। तो उससे मैंने भी अपने हिसाब से उसको प्ले किया, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा बना था वो रोल। मैंने काफी एंजॉय किया था करते वक्त। तो आई थिंक हम्म। अगर दर्शक देखना चाहें तो देखिए। प्रिंस कह रहे हैं कांची देखा है, ओके। हाँ। वो थैंक यू गोविंद, थैंक यू। ये वहां से मैंने तो एक आपसे जो एक लिखने पढ़ने वाला क्रिएटिव परिचय बनाया, मैंने उस फिल्म को देख के ही बनाया था। मैंने फिर आपके बारे में और पढ़ा और जाना कि जी किस बैकग्राउंड से आए, क्योंकि मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंट रोल ऐसे ही नहीं मिला होगा। जी तो एक जर्नी में फिर कमीने और बाद में बहुत सारी फिल्में, विशाल भारद्वाज जी के साथ आपने जो काम किया। जी तो विशाल भाई तो और भी बिल्कुल समुद्र की तरह थमे हुए, जी बहुत कूल रहने वाले। जी और उनकी पूरी शख्सियत देख के ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई फिल्मकार होंगे। जी। वो यहाँ भोपाल में, मैं भोपाल से ही हूँ, भोपाल में वो मकबूल बनाकर गए, पूरी पूरी बिल्कुल फिल्म बिल्कुल। मकबूल भोपाल में बनी। जी तो वो मुझे उस समय उनका व्यवहार देखा तो मेरे को लगा कि ये फिल्म दुनिया के आदमी नहीं है। लेकिन हाँ। जिस तरह से वो मकड़ी और खासतौर से वो ब्लू अम्ब्रेला, तो मैं उनका बहुत मुरीद हूँ उस फिल्म का। जी जो बच्चों के लिए, आपने देखी है ब्लू अम्ब्रेला? पंकज कपूर जी साहब जी की अद्भुत फिल्म है। जी जी जी। मकड़ी, वो तो ब्लू अम्ब्रेला, सारी फिल्में देखी हैं मैंने उनकी। हाँ, तो कमीने को लेकर क्या किस्सा है? उसकी शूटिंग पूना वगैरह में भी हुई थी, फिल्म इंस्टीट्यूट में भी आपका। उसकी शूटिंग पूना में हुई थी। मेरा जितना रोल था वो सारा बम्बई में था। हम लोग हाँ टाउन में, मतलब पुराना बॉम्बे का जो इलाका है वहां पे सारा शूट हुआ था मेरा। वाड़ी हाँ बंदर हाँ करके एक जगह है वहां पे, पोर्ट के पास। हाँ तो पूरा हाँ हाँ। सेट वहीं लगा था, वहीं पे मेरी सारी शूटिंग हुई थी बारिश में। अ, या वो भी नेचर ओरिएंटेड किरदार था, हाँ वो स्वभाव भी। के वश। हाँ थोड़ा इंटेंस इंटेंस किरदार था। मतलब भोपा की तरह एकदम। अभी कोई ऐसी बड़ी अच्छी बात किसने की कि उसमें मेरे को भोपा मार देता है। उस फिल्म में मिखाइल को भोपे मार देता है, और यहाँ आज मैं 10 साल बाद भोपी बना हुआ हूँ। ये तो है। फिर बीच में जो आप कुछ दो एक आपने बंगला फिल्म की, उसके पीछे क्या वैसा कुछ अट्रैक्शन था कि जो वहाँ
क्योंकि पश्चिम बंगाल से सार्थक सिनेमा आंदोलन लगभग शुरुआत हुई सतीश रे मृणाल सेन जैसे फिल्मकारों ने जो एक काम शुरू किया, जो फिर हमारे इधर बम्बई में श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी हाँ तक आया, हाँ प्रकाश झा साहब तक आया, केतन मेहता वगैरह से। तो जी ये जो दो एक बंगला फिल्मों में आपने काम किया, गणेश टाकीज हाँ वगैरह, गणेश टाकीज को लेकर मेरे मन में जिज्ञासा है, वो हाँ किस तरह की फिल्म थी? जी। गणेश टॉकीज वहाँ के एक बहुत मशहूर अ, संगीतकार या मतलब हैं अंजन दत्त करके, अंजन दत्त। तो अच्छा अच्छा। वो फिल्में भी बनाते हैं, तो वो बहुत फेमस सिंगर है वहाँ के, अंजन दत्त। तो अच्छा अच्छा। उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, और मैं और रायमा थे उसमें। और बेसिकली वो वहाँ पे एक कल्चर होता है कलकत्ता में, बंगाल में जो है, बंगाली और मारवाड़ियों के बीच में एक ठनी रहती है हमेशा। अच्छा अच्छा। तो बंगाली लोगों को लगता है कि मारवाड़ी लोग जो हैं वो ज़्यादा कल्चरली जो है अ, इतने स्ट्रांग नहीं है, और मारवाड़ियों को लगता है कि बंगाली लोग जो हैं सिर्फ कल्चर कल्चर करते रहते हैं, पैसा कमाने के नाम पे जीरो है। तो वो एक अच्छा जो अच्छा। डिवाइड है, एक कॉमेडी था इस पे, कि मैं एक हाँ। मारवाड़ी परिवार से हूँ और रायमा सिंह जो है एक बंगाली परिवार से है, और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और उस बीच में जो है दोनों फैमिलीज के बीच में जो किस तरह की लड़ाई वगैरह होती है, नोक झोंक है, तो इट्स लाइक अ रोमांटिक कॉमेडी। हम्म। वो एक फिल्म मैंने की थी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। और ये बंगिस्तान वगैरह? बंगिस्तान एक फिल्म है, ये एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है। जी जी। इसके डायरेक्टर हैं करण अंशुमन साहब, जिन्होंने मिर्जापुर और इनसाइड एज बनाई है। जी उनकी जी। ये एक पहली फिल्म थी बैंगिस्तान। उसमें हाँ मैंने एक हाँ रोल किया था, उसमें रितेश देशमुख थे और पुलकित सम्राट थे। तो मैंने एक किरदार किया था तमीम का, एक हाँ बांग्लादेशी है, जो बेसिकली उसमें मेरे 9 अलग अलग रोल थे, 8-9 हाँ हाँ। किरदार थे उसमें। तो वो अरे वाह। फाइनल फिल्म में कुछ ही बचे, लेकिन हाँ तो वो पूरी फिल्म हमने पोलैंड में शूट की थी 2 महीना। तो मैं पोलैंड में ही था हाँ। उनके साथ, तो करण अंशुमन के साथ ये मतलब पहला बार मुझे उसमें पूरी टीम वही थी, मतलब मिर्जापुर के जो राइटर थे उन्होंने ही लिखी थी। हाँ। पुनीत पुनीत ने लिखी थी, पुनीत कृष्ण और करण जी जी। अंशुमन उनकी स्क्रिप्ट थी, और करण अंशुमन डायरेक्ट कर रहे थे। एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है वो। हम्म। ये गोविंद लिख रहे हैं मिश्रा जी, कहीं मिश्रा जी मनुवादी तो नहीं है कहीं आप? मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो अब मुझे ये नहीं पता कि मनुवादी होना क्या कहलाता है, क्योंकि राइटर होते हुए या कवि होते हुए मैंने कोई ऐसी धारा तो कभी अपनाई नहीं। जी और मुझे लगता है कि जो एक सीधी पटरी पर चल के जहाँ कहीं पहुंचा जा सकता है, तो फिर दाएं बाएं जाने से क्या जरूरत है? तो खैर, ये इस तरह की जी राय हम सबके जीवन में बड़ी मायने भी रखती, जो एक तरफा होती, जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं। इसके बारे एक में आश्रम, कुलदीप है शेफ, हाँ जी। आश्रम नहीं, कुछ आश्रम। लोग लिख रहे थे, उनको हेलो बोला था। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ना। इसीलिए हमने गोविंद की बात का उत्तर दिया। रवि आपके लिए कह रहे हैं। अच्छा। अंकुश, हाय अंकुश। हाँ, एक कोई रवि है, वो परेश रावल जी के नेफ्यू है, ऐसा लिख रहे हैं। कुलदीप, हाँ हाय कुलदीप। प्रकाश झा साहब से आपका कैसा क्या जुड़ना हुआ? इस किरदार के लिए आपका? श्रुति महाजन जो है इस फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने इस फिल्म हाँ की कास्टिंग की है, और उन्होंने ही मुझे प्रकाश जी से मिलवाया। उनका एक दिन फोन आया कि प्रकाश जी एक सीरीज बना रहे हैं, और तुम उनसे एक बार मिलो, एक बहुत अच्छा रोल है, वो चाहते हैं कि तुम करो। तो मैं उनसे मिला, उन्हें कहानी सुनाई, और उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी फिल्म में तो मैंने वो बहुत देखी है मैंने, तुम अच्छे कलाकार हो, लेकिन तुम्हारे साथ कभी काम कर नहीं पाए अभी तक, लेकिन इस बार हम ये जो एक फिल्म, ये शो बना रहे हैं, इसमें बहुत हम्म मज़ेदार एक रोल है, वो करवा। तो उन्होंने हम्म। सुनाया, और बड़ा मज़ेदार रोल था वो, तो मैंने किया। अच्छा, वो शुरू से ही आप इस रोल के लिए पसंद थे, या कोई और किरदार था और ये मिला? ये मुझे नहीं पता कि और कोई हाँ करने वाला था कि नहीं, हाँ लेकिन हाँ। उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं ही कर रहा था वो रोल। उन्होंने जब मुझे सुनाई कहानी। हम्म।
कैसे एंजॉय किया आपने पूरा, ये तो पूरा ब्रेन उस पूरे साम्राज्य को जिस तरह से ये एक पूरा संगठित अपराध जो भी इस धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे हो रहा, जी और इस तरह के दो एक हमारे महापुरुष जो इस समय जेल में हैं, ये सब है आसपास घटनाओं के। और भाई जी को इस तरह के विषय छूने उठाने में मजा भी आता है कि कुछ थोड़ा सा बातचीत हो, कुछ फिर उसका उत्तर भी वो दे, हाँ चाहे वो राजनीति हो चाहे आरक्षण हो, वो एंजॉय भी करते हैं इस पूरे ऐसे विषय को, ऐसे ग्रे सब्जेक्ट को छूने में। जी तो यहाँ भी ये था कि कम से कम दो बाबा तो हमारे यहाँ है ही अंदर, अपने अपने कृत्यों की वजह से जो पूरे उनके आचरण के विरुद्ध रहा, और फिर ये किरदार, हाँ और उसमें फिर आपका एकदम कूल रोल। बॉबी भैया को मैं भैया इसलिए जोड़ता हूँ कि मैं चंदन भाई करीब 15-20 साल से धर्म जी से जुड़ा हूँ, अच्छा और 96-97 से मैं बम्बई जब आता हूँ तो वो लगभग मेरे देवता की तरह है। मैं उनके घर में जाता हूँ, मिलता हूँ, मैंने कई इंटरव्यू किए उनके तरह तरह जी से। जी तो वहाँ बॉबी भैया से अनेक मुलाकातें हो जाया करती हैं। अच्छा तो मुझे उनको भी इस किरदार में देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने जाहिर है कि मतलब कमाल किया, और एकदम से वो एक बार जब गदर सनी भैया की सुपर हिट हुई थी, तब मैंने धर्म जी से पूछा था कि उसमें गाना है एक मोड़ आया, तो मैंने कहा कि ये कुछ मोड़ आते हैं आपके करियर में भी सनी भैया, कुछ कुछ वर्ष में एकदम से जैसे अनार बहुत तेज चमकता है। जी तो बोले कि इसको इस तरह से दो दौर की तरह नहीं कहना चाहिए, पर बोले ये है कि हमारे परिवार पर, मुझ पर, बोले कुछ चाहने वालों की ऐसी कृपा रही है कि उन्होंने एक बार जो प्यार दिया वो हमेशा रखा। बोले कहीं हम ही ने कुछ निर्णय ऐसे लिए हों तो अलग बात है, वरना जी वो हमेशा हमारा वेलकम करने को दर्शक को तैयार रहे। मेरे कुछ तो यहाँ पे दोस्त आए हुए हैं जो शैतानियां कर रहे हैं तब से, और हाँ हाँ, वो कह रहे कि मैं हंस नहीं रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। ये सब मेरे पंटर दोस्त हैं। वो समझ गया। यहाँ पे आके वो कर रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं। इनका यही काम है, जो मेरे ऐसे ये दोस्त लोग हैं, ये जो आपके नीचे दिख रहा है, हाँ ये सब हाँ यही करते हैं। जब भी मैं ऐसे कुछ जैसे कुछ काम की बात करूंगा तो बोला यार तुम सीरियस क्यों हो रहे हो लाइफ में, वगैरह वगैरह। बोला वही हंस रही है, अभी तुम कह रहे हंस नहीं रहे, हंस दी अभी कोई। हाँ नहीं वही है, बॉबी जी के साथ तो बहुत मजा आया। वो भी अब एकदम बड़े भाई की तरह ही हैं, और बहुत। काफी। उस पूरे परिवार, उस परिवार में इतनी मानवीयता है कि मैं क्या बताऊं। जी जी एक बार मुझे याद है, मैं जब गया था तो उस समय धर्म जी थे नहीं उस शहर में और घर में। तो बॉबी भैया ही गेट के पास, एक सरदार जी थे जो पंजाब से कुछ आए थे, कुछ धर्म जी से मिलने, हम्म और अपने हाथ में कुछ 6-7 केले की थैली लिए हुए थे। और बोले थे मैं तो मिल के जाऊंगा, पंजाबी में बात करने के। तो बॉबी जी ने पंजाबी में जवाब दिया, फिर बोली मैं केले लाया था उनके लिए। बोले वो नहीं है तो आप ही खा लो। मैंने देखा इतने प्यार से उन्होंने एक केला खोल के खाया, फिर उसके बाद जी फोटो खिंचाया, मुझको कैमरा दिया, बोले कि फोटो खींच दो आप इनका। और हाँ वो आदमी जो खुशी खुशी लेकर गया, तो मुझे उससे लगा कि ये एकदम सिनेमा में अलग ढंग का परिवार। जी तो उनके साथ तो आपने खूब एंजॉय किया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, उनके साथ काफी एंजॉय किया, और हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी बन गई, इसलिए ये इतना अच्छा काम हुआ है। क्योंकि वो पूरा जो साम्राज्य है, ये दो लोग हाँ चला रहे हैं। एक उसका चेहरा है, दूसरा उसके पीछे है, जो पूरा पीछे उसके सब कंट्रोल कर रहा है। तो हाँ उसके लिए वो पूरी। दोस्ती दिखना स्क्रीन पे बहुत जरूरी था, जो आई थिंक हो पाया। तो या तो उस सारा पे वो जो आपने पूरे उस ब्रेन का काम किया है जो भीतर से उस साम्राज्य को चलाता है, और उसको सब इंटरनली जी बहुत अनुशासित रखता है, कहीं भी कोई कोई लगाम ढीली नहीं पड़ती है। बिल्कुल, वो पूरा जो है बाबा निराला जो है, वो पूरे उसके फेस है उस हाँ पूरे साम्राज्य का, और ये उसके दिमाग है। तो ये दो मिलके वो चला रहे हैं, और काफी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। वो जरूरी था हम दोनों की जो दोस्ती है वो दिखे उस स्क्रीन पे, और जो आई थिंक बहुत हद तक हो भी पाया है। थैंक यू हाँ। वानी। ना वो खासतौर से जब अंतापुर में दो लोग, दोनों मित्र बैठ के जब रसरंजन वगैरह करते हैं, तब उसमें वो बातें खुल के आती है, दरअसल जी हम क्या है और तुम क्या है, और जी कैसे जी आपका आपका किरदार कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत से ये सब खड़ा किया।
हाँ तो उसको बहुत कूलली उसको रियलाइज करना एक बाबा का मतलब मेन आदमी के द्वारा भी कि हाँ या वाकई में ये एक परिश्रम है। और हाँ सारे के सारे समाज के सारे बुरे लोग किस तरह से अंदर अनुशासन में बने हैं, एक गोपनीयता को फॉलो करते हैं और कैसे सारे लोग मिलकर हाँ उस एकता को टूटने नहीं देती, ये सब मैं देखता हूँ। जी एक जो सिक्योरिटी वाला जो है जो पुलिस की नौकरी छोड़कर पूरी तरह सेवादार हो गया है, सब में जी अब बाबा के प्रति और उस पूरे साम्राज्य के प्रति जो ईमानदारी है वो गजब की है। जी 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 बिल्कुल। और आपने तो आपका खास तौर से मतलब वैसे तो पूरी जगह ही आप लगातार जिस तरह से अस्पताल वाला दृश्य था जो आप कहते हैं कि मैं देखता हूँ, या खास हम्म। तौर से जो अध्ययन सुमन वाला सीन तो बहुत ही लोगों को पसंद आया। मैंने कई मित्रों से शेयर किया जी कि उस पर्टिकुलर सीन को देखो जाके कैसे वो घटित होता है जी कि इतनी इतनी सारी इंसल्ट होने के बाद भी चेहरे पे कोई भाव नहीं आना। हाँ ये कई बार मानवीय चरित्र की भी खासियत होती है ना कि हाँ वो एकदम से गुस्सा होकर रिएक्ट कर देने में कोई बहादुरी थोड़ी है। या बिल्कुल। दरअसल दरअसल उसको डिसाइड करना होता है कि इसका रिप्लाई किस तरह देना है। हाँ मतलब यही सारी चीजें जो है ये इस कैरेक्टर को इतना मजेदार बनाता है, क्योंकि ये सारे इमेजिनेटिव मैं कर रहा था कि मैं ऐसी चीजें इस कैरेक्टर के साथ करूं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मेरा एक ही था एक्सपेक्ट, मैंने सोचा था करते हुए कि खैर अभी तो पार्ट 2 आएगा, फिर सीजन 2 आएगा, अभी इसके और भी रूप देखने मिलेंगे। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है भोपाल स्वामी, जो अभी जो दुनिया आप इतने जो दर्शकों को पसंद आ रहा है, ये एक उसका एक अंश मात्र है, क्योंकि अभी तो ये सारे रंग रूप बिखेरने वाला है। तो मेरा एक ही हाँ मैंने सोचा था इस रोल को लेके कि मैं क्योंकि ये अपने सारे इमोशंस पे वश पा चुका है, ये एक भी इमोशन जो है ये किसी के साथ किसी को दिखाता नहीं है। अनटिल अनलेस वो अगर मोंटी के साथ 2 बियर पी लेता है तो बोलता है भाई तू 2 बियर पी के बाबा से मोंटी पे आ जाता है। तो ये एक बस वही है जहाँ पे वो फिसल जाता है। बाकी वो बहुत कंट्रोल में है अपने सारे इमोशन। हाय एवरिल। हाँ, वो भी बड़े भद्रता से रियलाइज कराते हैं बाबा। जी उसमें कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं, पर वो है कि अब साझीदार है और अंतरंग है, तो फिर इसमें ये माही दुबे का कहना ये है, अभी जी हवा में हो, जब जमीन पर आओगे तब बात करेंगे। इस डायलॉग को शायद ये लोग सुनना चाहते अच्छा, वो जब उसको टिंका को बोलता है। हैं। हाँ। नहीं नहीं ठीक है, अभी हवा में हो, जब जमीन पे आओगे तब बात करेंगे। अच्छा एक बात है, उसमें आपके बाल वाल कितने खूबसूरत हैं बड़े से, अभी आपने बाल कैसे छोटे करा लिए, या वो बाल ये नकली एक्चुअली हैं? नहीं नहीं, वो बाल असली हैं। मेरे बाल बहुत बढ़ गए उसके बाद। लेकिन लॉकडाउन में क्या है कि बालों का रख रखाव मुश्किल हो रहा था बहुत। अभी सीजन 2 की अच्छा जब शूट होगी उसके लिए मैं फिर से भी बाल और दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, जब भी होगी उसके लिए। इसलिए बाल मैंने अभी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, फिर से दाढ़ी भी बढ़ रही है, देख ही रहे हैं आप। लेकिन हाँ असली है सब। लेकिन वो लॉकडाउन में क्या हुआ कि इतने लंबे बाल हो गए थे, उनका रख रखाव बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि अगर आप उसको ठीक से काटेंगे नहीं तो ना, तो वो बाल झड़ते हैं और वो अनहाइजीनिक हो जाता है। हाँ तो इसलिए मैंने हाँ पूरा हाँ, बाल जो है मैंने सर मुंडवा लिया था, खुद ही सर मुंड लिया था मैंने अपना। ये करना पड़ा हमको भी, वही फिलिप्स का वो मंगाना पड़ा ट्रिमर, हाँ तो वो मैंने क्योंकि अपना खुद ही शेव कर लिया, क्योंकि और हो नहीं पा रहा था मुझसे। वो बड़े बाल रात बहुत मुश्किल होता है। अभी अब अगली बहुत सा शूटिंग कब खरा शुरू होगी माइंड इसकी? रखना। हाँ अगली इसकी शूटिंग शूटिंग कब शुरू अभी होगी? अभी डेट्स आई नहीं है हमारे पास, लेकिन हम्म। साल के अंत या अगले साल बिगिनिंग में कहीं शुरू होगी। और ये एक लंबा स्पेस नहीं हो जाएगा इस बीच, कुछ ना कुछ फिल करने के लिए तो होना चाहिए। अभी पार्ट 2 आएगा ना आपका। पार्ट 2, हाँ, तो वो पार्ट 2 इस साल आ जाएगा। पार्ट 2 इस साल आ जाना चाहिए अंत तक, और उसके अच्छा बाद सीजन 2 शूट होगा। अच्छा अच्छा, ये है। और इधर कुछ और नए अनुबंध आपके? अभी मैंने एक फिल्म की है, वो 3 दिन करके, संजय मिश्रा जी के साथ। वो फिल्म अभी रिलीज होगी, इस साल के अंत तक वो आएगी। और अच्छा अच्छा, बाकी तो सब अभी काम बंद है, तो अभी सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ हाँ रहा हाँ, हूँ और घर पे ही हूँ। तो ये एक काली काली करके एक शो है, Z5 पे मेरा है, जिसका सीजन 2 आ हम्म। चुका है। अभी सीजन 3 की शूट होने वाली है वो।
शूटिंग होगी बस, अब वो एक है और आश्रम जब शूट होगा, ये 2 शो मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, इस और मैंने पूरे अभी समय वैसे भी में जो, मैं वैसे भी काम कम ही करता हूँ। मैं अपने आप को हाँ ज़्यादा थकाना या वेस्ट करना नहीं चाहता, तो मतलब ऐसा है कि कोई भी काम हो, आप उंगलियों में गिन सकें और सारे याद हों किरदार, तो मज़ा आता है। ऐसा नहीं हाँ कि 56 फिल्में कर ली 2 साल में और एक भी काम ढंग का नहीं है, तो मज़ा नहीं आता मुझे। हाँ हाँ, तो तभी तो आप याद रहते हो सबको। हाँ, वो भी एक कॉन्शियस डिसीजन है कि कम किया जाए और अच्छा किया जाए काम, ध्यान लगा हाँ के। हाँ। व्हाई नॉट यू इधर गो टू ये हॉलीवुड? आई विल गो टू हॉलीवुड यार, कोशिश है मेरी। यू हैव स्पोकन अबाउट द फ्यूचर, नाउ प्लीज टेल अस अबाउट हाउ यू स्टार्टेड। मैंने बता दिया, अप्रैल मेरी एक दोस्त है, मेरी बहुत पुरानी मित्र हैं, जो मेरे साथ मेरे थिएटर के जीवन से जुड़ी हुई है। मतलब मैंने जब ये कंपनी, अपनी थिएटर कंपनी बनाई थी, उसमें अप्रैल का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग एक नाटक करते थे, सखाराम बाइंडर। अ, हम्म, बॉम्बे में मैंने पहला शो, पहला नाटक जो किया था उन जी दिनों, जी। तो वो सखाराम बाइंडर में एक शो करता था। तो सत्यजीत दुबे भी आए थे देखने पृथ्वी थिएटर पे, और वो काफी इम्प्रेस हुए थे मेरे काम से। तो हाँ, वो तो पंडित जी तो चाणक्य थे हिंदी रंगमंच के बम्बई में। जी जी, तो पंडित जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे नाटक देखे और उनको बड़ा पसंद आया, क्योंकि सखाराम माइंडर पंडित सत्यदेव दुबे खुद करते थे। उसके हाँ। बाद मैंने उसको रिवाइव किया था 20 साल बाद, 20-30 साल बाद जो भी है। वो खैर वो भी एक मुंबई में हिंदी थिएटर के लिए एक बड़ी जरूरत हम्म। थे, वो असल में उनका जाना हुआ। जी कुछ कुछ सानिध्य उनके उनके साथ भी है, जी। लेकिन उनसे बात करना ही बड़ा अच्छा लगता था। उनसे लोग हालांकि डरते बहुत थे, लेकिन फिर हाँ, नहीं भी वो डरते थे, वो एक बार आप उनको जान लोगे तो ऐसा कुछ था नहीं, वो वही वही। बस गुस्सैल कहीं दिखते कहीं, थे वो। हाँ कहीं कहीं कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो नारियल की तरह होते हैं। तो अगर आप भीतर की नरम सतह तक पहुंच गए तो फिर आप समझो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। जी ऐसा एक बार मेरे को दिनेश ठाकुर जी ने भी डांटा। मैंने कहा कि भोपाल आए थे, तो मैंने कहा मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ, जी। फिल्म क्रिटिक हूँ। तो बोले कि फिल्म तो मैं करता नहीं हूँ, आप फिल्म क्रिटिक हो, तो बोले आप मुझसे क्या बात करेंगे। तो मैंने कहा सर, अगर 10-15 मिनट में आपको लगे कि काम का नहीं हो तो आप कह देना कि ठीक है। लेकिन फिर वो बातचीत 2 घंटे हुई, और जहां भी वो छपी फिर वो बड़े खुश हुए, एक बड़ा अपनापन दिया उन्होंने बाद में। तो हम्म। कभी कभी ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है, ये लोग याद रह जाते हैं जीवन में। जी ये एक है। आप मैं बस एक बात और मैं जानना चाहूंगा आपसे, जी कि इस जी। पूरे समय में ये जो 5-6 महीने से, मतलब देश काल क्या, दुनिया काल कह लो, कि जिस समय को हम सभी लोग एक साथ बहुत लोकतांत्रिक ढंग से झेल रहे हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, जी। इसमें इससे मनोरंजन की एक नई धारा निकली है कि हम्म। सिनेमा और तमाम चीजें जो है सीधे घर तक पहुंच गई हैं। जी। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, वापस सिनेमा घरों का, और जो सिनेमा घर में बैठकर फिल्में देखने का जो समय है वो लौटेगा, या लगभग सिनेमा इसी तरह सिमट जाएगा, नहीं नहीं सिनेमा और नहीं नहीं, सिनेमा का बस? सिनेमा नहीं मरेगा। सिनेमा जाना, अभी सिनेमा तो 100 साल ही हुए हैं। थिएटर भी हम्म, बंद है, मतलब रंगमंच भी बंद है और सिनेमा भी बंद है। दो बहुत जी बड़े जी। जो कहते हैं कला प्रदर्शन की, दो बड़े आयाम जो हैं अभी आजकल बंद पड़े हुए हैं। तो ओटीटी और क्या, तो ठीक है, अच्छी बात है, सब देख ही रहे हैं। हम्म, लेकिन सिनेमा खुलेंगे तो लोग फिर से मुझे लगता है जाएंगे देखने, क्योंकि एक बड़े पर्दे का आनंद अलग ही होता है। इनफैक्ट मैं तो किसी को कह रहा था कि जो बड़े बड़े शोज हैं, जो बहुत मशहूर शोज हैं, जैसे आपका आश्रम हो गया या कोई भी है, जो मतलब जो बड़े बड़े शोज जिन्होंने किए हैं, आई एम श्योर अगर वो इतने अच्छे लोगों को मजा आएंगे तो उनको थिएटर में भी दिखाना चाहिए। जैसे गेम ऑफ हम्म, थ्रोन्स जो है, इतना बड़ा शो है, लोगों ने अपने टीवी पे, फोन पे और कंप्यूटर पे देखा है, लेकिन सोचिए अगर आप वो शो थिएटर में देख रहे हैं, इतना बड़ा शो, हाँ तो इसका आनंद अलग ही आता है। मतलब आप जोकर की जो फिल्में हैं, हाँ। क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्म है, अभी जो एक नई फिल्म आई है टेनेट करके, अगर ये सब हाँ। फिल्में आपने थिएटर में नहीं देखी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बनाया ही जाता है थिएटर के लिए ना। हम्म। तो आई थिंक थिएटर, सिनेमा विल नेवर डाई। सिनेमा तो अभी शुरू ही हुआ है अभी तो। हम्म। और मनुष्य की साइकोलॉजी को लेकर आपका क्या कहना होगा, जो इस समय लगातार एक
एक तो जैसे कुछ हमारे विश्व सिनेमा की कुछ यादगार ऐसी फिल्में हैं जी। जिन्होंने समय समय पे 2-4 सालों में जो बड़ी आपदाएं आई हैं, चाहे महामारी हो, चाहे हिटलर का ये महाविनाश का हो या कुछ भी हो, ऐसे समय में मानवीय रिश्ते, संबंध और इन सब की पड़ताल करते हुए कुछ बहुत यूनिक फिल्में बनी। उस हम्म। पर धीरे धीरे संकट में घिरे एक साथ मनुष्य जो है फिर आपस में विद्रोही हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से जूझने लगते हैं। जी। यहाँ भी हमारे यहाँ जो कुछ कई बार कलह और इस तरह का वातावरण चल पड़ा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ विचार आता है आपके मन में? जो जो वातावरण चल रहा है उसके लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ। आई थिंक ये एक बार जावेद साहब को मैंने एक इंटरव्यू सुना था। वो एक राइटर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पे जावेद साहब स्टेज पे आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि ये हम्म, सारा एक चक्र है। जी। तो ये अभी जो अगर यहाँ है तो ये नीचे जाने ही आएगा और फिर कुछ नहीं आएगा। हम्म, तो 70s में जिस तरह की फिल्में बनती थी, ये सब चक्र है। तो उस टाइम मिडिल क्लास जो है वो ऊपर आ रहा था, लोग की कमाई बढ़ रही थी, तो इसलिए फिल्मों भी उस तरह के बनने लगे थे। अगर आप देखेंगे, मैं दोपहर को देख रहा था मदर इंडिया। मदर हाँ। इंडिया का एक, उस टाइम पे किसान और भाईचारा इन सब चीज़ों को लेके बहुत फिल्में बन रही थी, क्योंकि कि किस तरह से फार्मिंग जो है, एक किसान की जो जिंदगी, खेती जो है कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है एक देश के लिए। और हम्म, हमारा देश इसमें, इस धरोहर में बहुत आगे है कि हमारा इतना सेल्फ सस्टेन्ड है कि हमारे किसान और हमारा एग्रीकल्चरल चीज़ें जो फील्ड में हम बहुत आगे हैं। हम्म, अमेरिका वगैरह दूसरे देश तो मतलब उनको सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ता है। हम जी तो जी। अपने घरों में अपने खेत खलियान हमारे इतने हैं कि हम बाहर भी एक्सपोर्ट करके। तो वो मैं देख रहा था कि वो उस कहानी, उस दौर की कहानी इस बारे में होती थी। फिर वो दौर चेंज हो गया, फिर वो एक्शन फिल्में आ गई, फिर वो रोमांटिक फिल्में आ गई, अब कुछ एक प्रकार की फिल्म बन रही है, फिर ये दौर भी चला जाएगा। तो ये पूरा एक चक्र है। आज जो है वो कल नहीं रहने वाला। वो आज कितना भी बुरा हो या कितना भी अच्छा हो, हर टाइम एक जैसा समय तो रहेगा नहीं। आज इतने दिन बुरे चले मेरे, आज अच्छा हो गया, फिर बुरा हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा। तो ये, इसके लिए आई थिंक लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आज कुछ है, कल कुछ होगा। तो अभी आज में जो है ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। लोग नथिंग कहते स्पेशल। भी है कि जब राजा हरिश्चंद्र और राम के जीवन में भी इस तरह के समय आए तो किसी के भी जीवन में आ गए। हाँ, और वो हमेशा नहीं रहेंगे। अच्छे दिन भी नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते। एक संवेदनशील बात जानने की जिज्ञासा है। जी। आपके पोस्ट में मैंने अभी एक दिन देखा था कि आप इरफान साहब को ट्रिब्यूट करके आए थे। जी। उनसे किस तरह का रिश्ता था आपका और क्या अपना अपनापन? उनसे रिश्ता तो जैसे दर्शक का एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता तो था ही मेरा उनके साथ। उनकी फिल्में देखता था मैं, उनसे सीखता था। उनकी जर्नी जो थी, सलाम बॉम्बे से लेके लाइफ ऑफ पाई तक, एक अनोखी जर्नी थी जो यहाँ से यहाँ ऊपर तक गई। तो हम्म, उनका जो जो उनका जब देहांत हुआ तो मैं काफ़ी उससे अभी भी बहुत, कभी कभी मुझे बहुत वो लगता है। मतलब ये बहुत हाँ बड़ा लॉस है हमारे लिए, हाँ। स्पेशली फॉर एक्टर्स लाइक अस। जो जी। इरफान जैसे अभिनेता को, मैं तो उनको मानता, बहुत मानता था, मतलब काफ़ी श्रद्धा करता था। उनके साथ दो हाँ। फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्मों में मेरे उनके साथ ज़्यादा सीन नहीं थे, लेकिन हम उनके साथ हम्म, बैठ के बातचीत करने का मुझे बहुत मौका मिला। ऋषि हाँ। कपूर साहब ने मुझे उनसे मिलवाया था, इंट्रोडक्शन हाँ। कराया था। और उस दौरान खूब एक्टिंग को लेके और जर्नी को लेके काफ़ी बातें हुई थी। एक बार जावेद हाँ। जाफरी के वहाँ पे ईद की पार्टी थी, वहाँ पे मैं उनसे मिला था। डी डे जब रिलीज हम्म, हुई थी उसके ठीक बाद। डी डे बोला, क्या काम किया है तूने डी डे में यार, तेरा स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, लगे रहे, इतना बोला था उन्होंने। छोड़ना हम्म, नहीं। मैं ओके सर। तो ये उनके साथ मेरे बस यही एक
3 शब्द उन्होंने बोले थे, मुझे लगे रहे, छोड़ना मत, तेरा स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है। तो उस दिन से मैं समझ गया कि चलो, और इरफान साहब को भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ सच सही कर रहा हूँ लाइफ में, तो शायद कर ही रहा हूँ सच सही कुछ। आपकी उस पोस्ट से ही मेरे मन में एक जज्बा जागा है कि भाई जब अगली बार बम्बई जाऊंगा तो मैं उनकी दरगाह में होके आऊंगा। जी, ये एक्चुअली वो पोस्ट मैंने डाला था बहुत पर्सनली, मैं भी उनका गया और बहुत मुझे शांति सुकून मिला, और काफी लोग ट्विटर पे वो बहुत वायरल हो गया, बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखे। तो एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो भी आज चल रहा है, एक चीज तो अच्छा हुआ कि लोगों ने एक पॉजिटिव बात को लेके इतना वायरल हुई एक पॉजिटिव चीज, जहाँ पे एक अभिनेता लोगों के दिलों को छू रहा है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके मज़ार पे जाने की सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि हमको अपने आसपास इस तरह की पॉजिटिविटी ही फैलानी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाय स्वाति। मकबूल के समय उनसे बातचीत करने का मुझे अवसर आया था। फिर 2 बार जब वो बिल्लू उन्होंने फिल्म की थी शाहरुख खान के प्रोडक्शन की, उस जी समय भी एक बार बात की। एक बार वो गोवा में मिले थे फिल्म फेस्टिवल में। जी। तो एक वो बहुत अच्छे से मिलते थे, बात करते थे। तो आ, उस आपकी पोस्ट के बाद मैंने ये तय किया कि मैं अब जब कभी बम्बई आऊंगा तो उस जगह पर बहुत मैं भी अच्छी एक बात। फूल रख के आऊंगा। रजनीगंधा। आप, हाँ, आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुनील जी, और थैंक यू सो मच। मैं आपका आभारी हूँ। और ये शुभकामना है कि जिस तरह से आपने कहा कि आप अभिनय में डूबे रहते हैं, डूबे रहना चाहते हैं, आप ऐसे ही कुछ लगातार कीर्तिमानों से अब सब कुछ चौंकाते रहे और थैंक यू। हम लोग मिलते रहे। जो हम थैंक यू। सबके साथ थे, इतने लोग बने रहे आपकी वजह से, उन सबका भी मैं आभारी हूँ। बहुत जी, बहुत सबको धन्यवाद। जितने भी हमको सुना, उन सबका धन्यवाद। एंड जपनाम सीजन 2, सीजन 1 का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। आई नो आप लोग सब बहुत बेचैन है, बेताब है उसको देखने के लिए, जितने भी लोग यहाँ लिख रहे हैं। बस थोड़े दिन और रुक जाइए, पार्ट 2 भी आ ही जाएगा, और मजे आएंगे आपको। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।